नमस्ते दोस्तों, मैं अग्नि मिरजकर बीजीएन टेलीविज़न चैनल से बात कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही अलग इंसान से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जिनका नाम है आनंद भारती फ्रॉम लोनावाला में जो रहते हैं। वैसे तो वो राजस्थान से हैं, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। स्वामी जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार आपका साक्षी। बहुत बहुत स्वागत है। बस आ, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और जैसे ही आपने याद किया, मैं तो तैयार रहता हूँ। मेरे पास एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि ये जो शो अभियान है हमारा, इसमें हम सफल हों सभी। आप भी उसमें लगे हैं, मैं भी लगा हूँ, तो इसके लिए तो आना था ही। मैं तैयार रहता हूँ हर वक्त। एक सूत्रीय कार्यक्रम है मेरे पास आजकल, यही। बाकी सब काम मैंने पेंडिंग कर रखे हैं। स्वामी जी आप कब से जुड़े हैं ओशो से, क्या थोड़ा सा बताएंगे? ओशो से जुड़े हो मुझे कोई 20 साल हो गया। और फिर मैंने, मेरा काम धाम बॉम्बे में था, वो सब पैकअप करके मैंने मेरे बच्चों को दे दिया जयपुर में। अभी बच्चों ने और आगे बढ़ा दिया। अभी वो ट्रेडिंग बिजनेस था, अभी एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री अपनी लगा ली है उन्होंने। तो वो सब काम जब चलने लगा तो फिर मैं ओशो के इसमें अभियान में पूर्ण रूप से डूब गया। और मैं इतना 2-3 साल तक तो मैं लगातार उनके व्याख्यानों को सुनता रहा। अभी भी सुनता हूँ, मतलब उससे कोई पेट ही नहीं भरता। ऐसे व्याख्यान है, उनसे आप कितना ही सुनते रहो, 2 बार 4 बार कितनी बार सुनते रहो, वो कभी फीके नहीं होते। जब भी सुनेंगे एक अलग आनंद आएगा। तो 20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी जी सुनने में आया है कि आप अन्ना हजारे के साथ भी आपने काफ़ी समय बिताया है, थोड़ा बताएंगे? वो ऐसा हुआ कि अन्ना जी ने जब वो अभियान चालू किया था दिल्ली में केजरीवाल के साथ में मिलके, तो मुझे कार्यभार मिला राजस्थान में अन्ना आंदोलन को संभालने का। तो साक्षी क्या बताऊं, इतना दुर्भाग्य था शुरुआत में कि एक भी मेंबर नहीं आता था सुनने के लिए। और उस दौरान वो पद यात्रा हो रही थी, कल्याण जी की यात्रा, उसमें लाखों लोग जा रहे। मुझे आश्चर्य होता है। मैंने तो पॉलिटिकल साइंस का मास्टर डिग्री है मेरे पास, पॉलिटिकल साइंस की। कितने आंदोलनों का इतिहास पढ़ा, क्रांति का इतिहास पढ़ा, फ्रांस की राजक्रांति। अभी मैं फ्रांस गया था 2 महीने, वो पूरा स्टडी करके आया हूँ। वो मेरा इंटरेस्ट है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पद यात्रा में जा रहे लाखों लोग, और अभियान में जो करप्शन के खिलाफ है, एक देशभक्ति का काम है, उसमें बड़ी मुश्किल से 10 लोग आए दूसरे दिन। फिर ऐसा करते करते 150 लोग आते रहे। लेकिन अंत में मैं क्या बताऊं, वो कुछ दैवीय शक्ति थी कि वो अन्ना जी के साथ में ये हुआ कि मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे। उन्होंने बोला, क्या रे, ये रे, वो रे, अन्ना रे, ये रे, तू मिलिट्री का भगोड़ा है और तू क्या करेगा, ऐसा तू तड़ाक करके। मुझे तो, मेरे तो मतलब मेरा दिल ऐसा हो गया कि क्या करूं, कैसे करूं। अन्ना जी को ऐसे बोला, ये क्या क्या आखिर तो क्या है ये। तो वहाँ मुझे पता लगा कि अन्ना जी के जो कंपनी कमांडर थे खोखर साहब, वो हमारे जयपुर में रहते थे। इत्तेफाक देखिए, ये अस्तित्व क्या कराता है। ये 24 घंटे में मैंने खोखर साहब को ढूंढ लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि बोले, हाँ स्वामी जी, बोले मैंने कल देखा था, वो बकवास कर रहा था वो। और अन्ना हजारे बहुत 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 शूरवीर हैं। उन्होंने 16 आदमियों को जख्मी हालत में ट्रक में डाल के, वो ड्राइवर थे, ट्रक में डाल के लेके आए, उन्होंने जान बचाई। और मैंने उनको बाकायदा अवार्ड दिया हुआ है। वो रिटायर हो गया है। कौन कहता है भगोड़ा है, झूठ बोलता है वो। ये वक्तव्य मेरे मंच से जब अन्ना जी के पास पहुंचा, अन्ना जी ने तुरंत मुझे रानीगंज सिटी में बुलाया कि स्वामी जी कमाल हो गया। और इत्तेफाक देखिए, जब मैं पहुंचा तो कोई डिसाइड नहीं था, और खोखर साहब का फ़ोन आ गया मेरे पास कि स्वामी जी कहाँ हो, मुझे मिलना है। मैंने कहा, मैं अन्ना जी से बात कराता हूँ, मैं अन्ना जी से मिलने आया हूँ, और बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं आपका। तो ऐसा करके, और वो जो है, वो एक आंदोलन में एक ऐसा टर्न आया था
जो अन्ना जी को बचाने का जो सेहरा है वो मेरे सिर बंधा हुआ है। और अन्ना जी अभी मैं 8 दिन पहले मिल के आया हूँ, तो उनको सब याद है, एक एक घटना याद है उनको, और मेरे प्रति जो उनका स्नेह है अद्भुत है। मैं जाता रहता हूँ। सुनने में आया है कि आपको मोदी सरकार की टीम से एक कार मिली है, क्या उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? क्या हुआ कि अन्ना का आंदोलन, एक तरह से अन्ना जी ने कहा कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो, वो 12 अगस्त की बात है, मुझे इसलिए याद भी रह गया। 12 अगस्त को राखी थी उस दिन, तारीख भूल सकता हूँ मैं, राखी वाले दिन। और मेरा दिल्ली में मेरी बहन रहती है, मेरी सगी बहन रहती है, लेकिन मुझे इसलिए याद रह गया, अपनी बहन का राखी का त्यौहार मैं नहीं गया, मैं अन्ना जी के साथ बैठा हुआ था। उस दिन ये डिसाइड हुआ कि हमको राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी। वहीं पे 2 दल हो गए, अन्ना जी एक तरफ और बाकी ये स्वार्थी लोग एक तरफ। उन्होंने अपना जो करना था वो किया। तो अन्ना जी जब इस एक तरह से मुझे लगा कि आंदोलन भी असफल हो गया। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं हूँ, तो मुझे बहुत रोना आया। और शायद ज़िंदगी में व्यक्तिगत आघात भी हुए हैं, लेकिन कभी रोना नहीं आया। उस दिन मुझे बहुत रोना आया कि ये क्या हो गया, अब क्या होता है कि मैं ये देखा कि अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान में लंबी रेस का घोड़ा कौन है। वो मेरी इनको मोदी जी तक पहुंचने का मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। लंबी रेस का घोड़ा ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा है। अच्छा, इन सबको मैं जानता हूँ ना, इनके क्रियाक्रम को मैं जानता हूँ। अच्छा, मोदी जी के कार्यकलाप को भी मैं जानता था। फिर मोदी जी के आके सुई रुक गई कि ये लंबी रेस का घोड़ा ये है। तो मैंने मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन आता है, पार्टी ने उनको रिवाड़ी में एक यादवों की सभा में उनको जन्मदिन के ऊपर ये उपहार दिया था। घोषणा की थी कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे 17 सितंबर 2013 को। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा साक्षी, कि मैंने कम से कम 60 दिन पहले, और वो मेरे गवाह हैं जयपुर में, आज तक भी है। एक जो खास थे मेरे मित्र छाबड़ा जी, वो शराबबंदी आंदोलन में शहीद हो गए, वो नहीं है, लेकिन और 2-3 हैं जिनके साथ मीटिंग की थी 60 दिन पहले। और मेरे हजारों अन्ना आंदोलन के दौरान वो गाड़ी एक बना दी थी, मित्रों ने दे दी थी, तो उस पर जो बैनर पोस्टर लगते थे, मेरे हजारों मेरे संपर्क में लोग आ गए थे। और बाकायदा उनसे मैंने फॉर्म भरा के सदस्य बनाया हजारों लोगों को। और जयपुर में उस गाड़ी की वजह से, गाड़ी को जानते हैं, मुझे नहीं, उस गाड़ी को लाखों लोग पहचानते हैं कि ये जो बाबा कर रहे हैं, ये कितने साल से हम लोग देख रहे हैं। 3 साल तो अन्ना आंदोलन चला, फिर वो लंबी रेस के घोड़ा मुझे नरेंद्र मोदी दिखा, तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया है कि ये मोदी जी के लिए काम करूंगा मैं। और हम बाहर के बहुत सारे लोग, उसके मेरे बाद में बाबा रामदेव ने शुरू किया मोदी लाओ देश बचाओ अभियान, सबसे पहले मैंने चालू किया। और मैं अकेला रह गया। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि मैं और मेरी गाड़ी, बस ड्राइवर एक रखा था, एक बच्चा था, वो भी छोड़ के भाग गया। बोले स्वामी जी ये मोदी वहाँ का मुख्यमंत्री है, आपका दिमाग अंदर ही अंदर ये बात होगी, स्वामी जी पागल हो गए, अभियान फेल हो गया अन्ना जी का, अब स्वामी जी पागल हो गए। तो मैं बोला देखो, पागल हो जाओ या कुछ भी हो, ना मैं कपड़ा फाड़ा ना पत्थर फेंका, मैं जो अगर पागल भी हूँ तो काम का पागल हूँ। फिर साक्षी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनको वफादार समझता था ना, ये हर हाल में साथ देंगे, वो तो मुझे दिखे ही नहीं। फिर मैं बोला चलो अच्छा हुआ, कचरा हट गया। 17 सितंबर को जब डिक्लेयर किया कि नरेंद्र मोदी हमारे, तो सारे मेरे पैरों में आके पड़ गए कि स्वामी जी गलती हो गई, हम तो समझ रहे थे आप पागल हो, पागल हम हैं, आपको कैसे पता। मैंने कहा भाई भगवान जाने कैसे पता, मुझे ऐसा आभास होता है, पूर्वाभास होता है। मेरी लाइफ में कितनी घटनाएं हैं जिनका मुझे पूर्वाभास होता है। और आज मैं पूर्वाभास घोषणा करता हूं कि ये जो बैठे हैं अंदर, जिस अभियान में हम लगे हुए हैं, जो ये विदेशी ओशो आश्रम को बेचने का ख्वाब देख रहे हैं, ये फेल होंगे और हमको इसमें कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के, और आप इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे साथ है, और ये हमारा सौभाग्य है कि जनता इनके विचारों को समझ पा रही है, देख पा रही है। आश्रम से रिलेटेड आप और क्या कहना चाहते हैं, ओशो आश्रम से रिलेटेड? बहुत अच्छा, मैं ऐसा सोच रहा था कि साक्षी जो मेरे दिल की बात है वो तो पूछ ही नहीं रही,
लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने वाकई में सच्चे पत्रकार हो। और मैंने भी बीजेएमसी कर रखा है, ऐसा पत्रकार मैं ऐसा बीजेएमसी किया हुआ पत्रकार मैं भी हूँ, लेकिन मैंने उसको कमर्शियल नहीं बना पाया। मेरी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे कुछ काम रहे कि मैं पत्रकार बन नहीं सका। ये मैंने डिग्री ली 50 साल की उम्र में। मैं पढ़ने जाता था तो सारे स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे, बाबा अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा बाबा कहो या दादा कहो, डिग्री तो मैं लेके रहूँगा और पत्रकारिता में करूँगा। अभी मैं काम धंधा जब मेरा बैकअप हो जाएगा, लेकिन पत्रकारिता इसलिए नहीं कर सका कि मैं ओशो को ज्वाइन कर लिया था। और ओशो को, आप भी ओशो की सन्यासीन हैं, आप जानते हैं कि ओशो के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो उसके अंदर इतना हम लोग डूब जाते हैं, इतना आनंद आता है कि वाह, अगर ओशो नहीं मिलता तो हमारी ज़िंदगी बेकार थी। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मेरे ये जो सवाल है ना, ये मेरे दिल में ऐसे खटक रहा था कि ये तो मालूम होना ही चाहिए। एक तो ये जो अंदर विदेशी एजेंट बैठे हुए हैं और जो हिंदुस्तानी गद्दार बैठे हुए हैं, तो ये हमारे इतिहास की ऐतिहासिक भूल बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत गहरी बात है, बहुत कम लोग विचार करते हैं इस बात के ऊपर। ये हमारी ऐतिहासिक भूल है। अगर जयचंद को हम सज़ा दे देते, मीर जाफ़र को हम सज़ा दे देते, इन बेईमानों को हम उस वक़्त सज़ा दे देते, तो आज ये गद्दार पैदा नहीं होते। ये जो गद्दार है, ये इसी की पैदाइश है कि हिंदुस्तानी जनमानस गद्दारों को भी सहन कर लेता है। ये हमारी कायरता है, ये सहन शक्ति नहीं है, हमारी कायरता है। मैं इन गद्दारों को किसी कीमत पे सहन नहीं करूंगा। मैं कहता हूं इन विदेशी एजेंटों से तो बाद में निपटेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर से ही गद्दार, मैं जानता हूं उनको, तो कितनी बार तो मैं सरेआम फटकार लगा चुका हूं, चाहे वो कितने 30 मार खाओ, लेकिन गड़बड़ नहीं चलेगी। अगर मेरे साथ काम करना है तो नो गड़बड़। आप सीधे होके आइए। आप अगर बेईमानी कर रहे हो, 2000 लोगों की हमारी भीड़ दिखा के अंदर वालों को इन्फ्लुएंस करके कुछ बनाने का सोच रहे हो तो मत सोचना। अंदर वालों को बोलता है इनको 1 टका नहीं देने का। क्यों? जिनका तुम दिया हुआ सब बेकार। जब तक आनंद भारती बैठा है, तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और अभी मैं 10 साल तो मरने वाला नहीं हूँ। मुझे ओशो ने जीवन दान दे रखा है। 10 साल तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा नहीं। और मैं ये और बता देता हूँ कि मैं गर्म दल का आदमी हूँ, मैं गांधीवादी आदमी नहीं हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस, मेरा नाम सुभाष भारती है, लीगल नेम। मेरे माँ बापों ने मेरा नाम सुभाष के ऊपर रखा था, सुभाष बोस के ऊपर, तो वैसा ही होना चाहिए। मैं वैसा ही हूँ। शहीद भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, और एक जो थे उनको सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ, वो सुनाम एक गांव है पंजाब का, वो उन्होंने जनरल डायर को मारा था। मैं उनका नाम भूल गया अभी। वो मैं उनके घर पे भी जाके उनकी मूर्ति के सामने नतमस्तक करके आया हूँ। और इसमें एक घटना और याद आ गई कि मैं तीर्थ नहीं किए मैंने, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे तीर्थ किए हैं कि आपको आश्चर्य होगा। ये जो सुनाम गांव है पंजाब में, फिर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जनरल डायर को मारा था ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह। बहुत कम उम्र के जवान थे उन्होंने। आश्चर्य की बात यह है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाके मारा। अब आप उस जवान का जज्बा देखिए। हमारे तो जो जनरल डायर हैं वो हमारे शहर में ही रहते हैं, तो इनको तो हम कुचल के रख देंगे, मसल के रख देंगे, मच्छर हैं। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जनरल डायर को मारा था। और मैं आपको क्या बताऊं, आश्चर्य की बात, मुझे फिर बात याद आ रही है। स्पेशल मैं किसी तीर्थ पे नहीं जाता, लेकिन मैं काले पानी का जो तीर्थ है राजनीतिक लोगों का, उसकी मिट्टी आज भी मेरे पास है, जो स्वतंत्रता सेनानी वहाँ बंद किए गए, और काले पानी की उस सेलुलर जेल की मिट्टी लेके आया हूँ मैं। और वो मैं मेरे मित्रों को देता हूँ कि ये मिट्टी अपने घर में डाल दो, तुम्हारे अंदर कुछ तो क्रांति की ज्वाला आएगी। तो ऐसे करके सावरकर की एक कोठरी थी, वो कोठरी के अंदर जहाँ सावरकर ने कुछ लिख रखा था, वहाँ बैठ के मैंने भी उनको याद किया और मैं भी उस पर ध्यान करके आया हूँ। तो ऐसी ऐसी जगह
मैं गया हूँ जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता। तीर्थों में जाते हैं, मैं तीर्थ, मेरे तीर्थ ये हैं, और ये मेरा तीर्थ स्थल है सबसे बड़ा, ओशो आश्रम। तो इसको तो मैं जान दे दूंगा, इसको जाने नहीं दूंगा। अगर आप देख लेना, अगर नहीं मिला तो मेरी अर्थी उठेगी यहाँ से। बस। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये स्वामी जी कितने प्रेम में हैं ओशो आश्रम के और ओशो के प्रेम में। और जैसे कि आपने ये भी सुना है इनकी मुँज़-ज़बानी की हमारे मोदी सरकार को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं और अन्ना हज़ारे के साथ भी रह चुके हैं। तो स्वामी जी, आपने जो आज हमें बहुत कुछ बताया है उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारा बीजीएन टेलीविज़न की तरफ से। आप और भी कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द और? आप कुछ पूछिए। क्या, मैं तो कह चुका, क्या पूछना चाहती हैं, क्या बच गया? अगर ये आश्रम ऐसे कहेंगे कि बच गया या जैसे जो आपका सपना है पूरा हो गया, तो कैसा लगेगा आपको? पहले तो मुझे अभी से दिख रहा है कि ये मेरा है, हमारा होगा, हम हारने का कोई मतलब ही नहीं है। और साक्षी, मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मेरे अंदर दिल की बात बता रहा हूं। मेरे ज़िंदगी में जो भी अभियान पे मैं निकला उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। तो ये आखिरी अभियान है। अब तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे तो दिखाई दे रहा है ना, मुझे आगे का दिखाई देता है। मुझे मोदी आने वाला है वो दिखाई दिया था, और मेरी व्यक्तिगत मेरी लाइफ कैसी होगी वो मुझे दिख रहा था सब कुछ। जब मैंने घर छोड़ा, एक साइकिल और 4 जोड़ी कपड़े लेके घर छोड़ा, तो मुझे मालूम था कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, काय कर होना। अपनी हिम्मत से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मोदी मित्रों का जो संगठन है, वो मोदी जी ने गाड़ी नहीं दी थी, मोदी मित्र एक संगठन है जयपुर में। उन संगठन के मित्रों ने मेरा काम धाम देखा तो बोले, स्वामी जी ऐसे नहीं, एक गाड़ी लो, उसको मॉडिफाई करो, उसको बैनर पोस्टर लगाओ, और वो सब उन्होंने करके दे दिया। मैंने कहा ठीक है यार, तुम क्या करना चाहते हो कर दो। बड़े उत्साही थे मित्र। तो वो गाड़ी अब मैं यहाँ लिया। यहाँ के मित्र और भी उत्साही हैं, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा आड़ गाँव का सिद्ध यहाँ तो मारवाड़ी आया है एक, तो वो बोले वो बहुत बढ़िया स्वामी जी, इसकी गाड़ी को तो हम तो इसको भगवा रंग में रंगवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, भगवा रंग में रंगवाओ। तो हिंदू राष्ट्र अभियान लिख के मैंने अभियान चालू कर रखा है। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और वही मेरी स्पिरिट है, वही मेरा आधार है कि आज मैं बुलेट बाइकर हूँ, बुलेट चलाता हूँ मैं 75 साल की उम्र में। तो ये बुलेट बाइकर इसको अपने गुरु के आश्रम को छोड़ेगा क्या? डू और डाई, छोड़ने का सवाल ही नहीं है। लेके रहूँगा, लेके, नहीं तो करना या मरना, बस। स्वामी जी, आप हमारे जितने भी पूरी दुनिया से जो भी सन्यासी हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हो 21 मार्च के लिए? मेरा मैसेज है मित्रों कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मैं तो जब बुलाओगे जब आ जाऊंगा। मैं तो 1 घंटे के दूरी पे हूँ ओशो आश्रम से। मैं तो महीने में 4 बार ऐसे भी ओशो आश्रम में आता हूँ दर्शन के लिए। मुझे बहुत आनंद आता है, और वो सारे जितने भी ये गुर्गे उर्गे हैं, ये सब मुझे पहचान के, अब मुझे तो मुंह छुपा के आना पड़ता है मुझे रुमाल बांध के आना पड़ता है कि पहचान लेते हैं, और जैकेट पहन के आना पड़ता है कि वाइट जो बॉडी है वो दिखना नहीं चाहिए, ये अंग्रेज जैसा आदमी दिखना नहीं चाहिए। मुझे चोरी छुपे आना पड़ता है, नहीं तो मैं अकेला आता हूँ, क्या पता किडनैप करा दे। तो अभी तो मेरी जान बहुत कीमती हो गई। तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, और तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अभी तो मैं अनमोल हो गया, तो बचा के रखता हूँ अपने आप को, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। और मैं जो आज बोलता हूँ वो अपने दम पे बोलता हूँ। 2000 सन्यासी आएंगे नहीं आएंगे मुझे इस बात की परवाह नहीं, बट मैंने डिसाइड कर लिया जो कर लिया, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। डू और डाई। इस एक बात के लिए मैं नेपाल जाके गया कि ये गोरखा हैं, ये कभी गुलाम नहीं हुए। आपको मालूम है नेपाल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता। हम गुलाम थे, स्वतंत्र हुए, वो कभी गुलाम ही नहीं हुए। मामूली एक राजस्थान का छोटा सा टुकड़ा जितना नेपाल, और वो कभी गुलाम नहीं हुए। आश्चर्य की बात, मैं गया कि ये क्या सीक्रेट है भाई, कि गोरखाओं में क्या है। गोरखाओं के स्टडी करके 15 दिन रहा मैं नेपाल में, कि ये मुझे बताओ कि गोरखा कैसे हारे नहीं हैं आज तक।
उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये खुखरी रखते हैं, 4-4 फीट के गोरखा, और आज वो संसार में माने गए हैं। आपको मालूम है एलिजाबेथ यहाँ से अंग्रेज गए तो गोरखा उनकी जो उनके बॉडीगार्ड हैं वो गोरखाओं को लेके, आज तक गोरखा वहाँ पे, और उन्होंने झंडा गाड़ रखा है इंग्लैंड में कि उनके बराबर इस दुनिया में 4-4 फुट 4.5 फुट के जवान। क्यों? वो कहता है गोरखा मरता है, डरता नहीं है, मरता है, मरूंगा डरूंगा नहीं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये जज्बात, ये एनर्जी, ये स्पिरिट बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और हाँ, मैंने देखा है इन्हें बाइक चलाते हुए, वो भी बुलेट बाइक। जब चलाते हैं तो ऐसा लगता है कोई सुपरमैन चला रहा है। सो हमारे साथ इतने प्यारे इंसान का आज हमसे जो मुलाकात हुई, मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वामी जी, एंड हमारी जनता ने जो इन्हें देखा है, सुना है, समझा है। उम्मीद है कि आप सब के अंदर भी वो स्पिरिट आ गई होगी। धन्यवाद। मैं अग्नि मिरजकर, BGN टेलीविज़न चैनल से। धन्यवाद।